स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, स्मारक और भवन। प्राचीन इतिहास के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन और कलाकृतियों का अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत किया जाता है। सिक्के प्राचीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण साधन है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व से हमें नियमित सिक्के प्राप्त होते हैं। भारत में इन प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इन पर किसी प्रकार के लेख नहीं हैं, केवल चिन्ह अंकित किए गए हैं। इन सिक्कों पर मोर, पर्वत, अर्धचंद्र, मछली और वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष आदि प्रतीक अंकित हैं और इन सिक्कों का कोई निश्चित आकार नहीं था। ये चांदी और तांबे के एक प्रकार से टुकड़े हैं और मौर्य काल में भी इन्हीं सिक्कों का प्रचलन था। शुंग काल की मुद्राएं कौशाम्बी, अयोध्या, अहिछत्र और मथुरा से प्राप्त हुई है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को जानने में सिक्कों की अहम भूमिका रही है। हिंदयवन, शक, पहलव और कुषाण शासकों का इतिहास मुख्यतः सिक्कों की सहायता से ही लिखा गया है। हिंदयवन शासकों ने सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखवाने का काम शुरू किया। इन शासकों से पहले भारतीय सिक्कों पर किसी प्रकार के लेख नहीं मिलते। इन सिक्कों पर राजाओं का नाम और उपाधियों को अंकित किया जाने लगा। कुषाण शासकों ने भी सिक्के चलाए। इन्होंने सोने के सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए क्योंकि दक्षिण भारत में चांदी की उपलब्धता कम थी और ये शीशे के सिक्के आर्थिक लेन देन में भी प्रयोग किए जाते थे। गुप्त शासकों से पहले भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गणराज्यों का शासन था। इनके भी सिक्के मिले हैं। मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं जिन पर मालव नाम जय और मालव गणस्य जय शब्द उत्कीर्ण है। सिक्कों पर इनके लेख से इस बात की सूचना मिलती है कि इनकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। सिकंदर के आक्रमण के समय मालव गणराज्य के लोग पंजाब में निवास करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे पूर्वी राजपूताना में आकर बस गए। अर्जुनायन गणराज्य का शासन आगरा जयपुर क्षेत्र में था। इनके सिक्कों पर अर्जुनायन और अर्जुनायनाम जय शब्द अंकित हैं। योधेय गणराज्य का शासन उत्तरी राजपूताना, दक्षिण पूर्वी पंजाब और हरियाणा में विस्तृत था। लुधियाना से एक मोहर मिली है जिस पर योधेयानाम जयमन्य धराणाम लेख अंकित है। इनके प्रारंभिक सिक्कों पर योधे गणस्य जय शब्द उत्कीर्ण है। कुनिंद गणराज्य का शासन यमुना और सतलुज नदियों के बीच था। इनके सिक्कों पर कुनिंद तथा कुनिंद गणस्य जय शब्द अंकित हैं। बनारस से 2 मुहरें मिली हैं जिन पर गुप्तस्य और श्री गुप्तस्य अंकित हैं। इन्हें गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त से संबंधित माना जाता है। बसाड़ से भी एक मोहर मिली है जिस पर श्री घटोत्कच गुप्तस्य लिखा गया है। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की एक मोहर पर आगे के भाग पर घोड़े का चित्र है और पीछे अश्वमेघ पराक्रम लेख उत्कीर्ण किया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त की एक अन्य मोहर पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त की संगीत में भी रुचि थी। मध्य प्रदेश के भीलसा और एरन से गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की तांबे की मोहरें मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बना। कुमारगुप्त की सोने की मोहरों पर सामने वाले भाग पर मोर को दाना खिलाते हुए राजा की आकृति है और पीछे भाग पर मोर पर आसीन कार्तिकेय का चित्र अंकित किया गया है। गुप्त शासकों के सिक्कों पर दोनों तरफ चित्र अंकित हैं। भरतपुर के निकट बयाना से गुप्त शासकों के 1821 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनके सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक और तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। नालंदा से सम्राट हर्षवर्धन की मिट्टी की मोहर मिली है। सोनपत से हर्षवर्धन की तांबे की मोहर मिली है जिस पर उसका पूरा नाम हर्षवर्धन अंकित किया गया है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के भितौरा नामक स्थान से हर्षवर्धन के चांदी के सिक्के मिले हैं जिन पर श्री शालदत्त अथवा श्री शिलादित्य अंकित किया गया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सम्राट हर्षवर्धन का सोने का सिक्का मिला है। इसके सामने वाले भाग पर परम भट्टारक महाराज धीराज श्री हर्षदेव अंकित है और पीछे वाले भाग पर उमा माहेश्वर की आकृतियां खुदी हुई है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के भितौरा नामक स्थान से ही मोखरी वंश के शासकों की मुद्राएं भी मिली हैं। इनमें से कुछ पर राजाओं के नाम के साथ साथ तिथियां भी दी गई हैं। सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं।
सिक्कों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर राजाओं के नाम, उनके राजवंश और उनके राजचिन्ह अंकित किए गए हैं, जिनसे हमें विभिन्न राजवंशों के समय का निर्धारण करने में मदद मिलती है। हिंदियावन, शक, पहलव और कुषाण शासकों के नाम हमें सिक्कों से ही प्राप्त होते हैं। सिक्कों पर अंकित तिथियां भारतीय इतिहास का कालक्रम निर्धारित करने में मदद करती है। किसी स्थान पर बड़ी संख्या में मिलने वाले सिक्कों के आधार पर हम शासक के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण भी कर सकते हैं। सिक्कों पर जो चित्र अंकित किए गए हैं उनसे राजा की व्यक्तिगत रुचि और उसके गुणों की भी जानकारी मिलती है। कनिष्क के सिक्कों से ज्ञात होता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था। सिक्कों पर अंकित विशेष चित्रों से हमें किसी विशेष घटना की भी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर घोड़े का चित्र अंकित है और उन पर अश्वमेध पराक्रम लिखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली के सिक्के उसकी पश्चिमी भारत पर विजय की सूचना देते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं की आकृतियाँ राजाओं की धार्मिक प्रवृत्ति की भी जानकारी देती है। कुषाण शासकों के सिक्कों से पता चलता है कि कड़फिसज और वासुदेव शिव के उपासक थे। गुप्त शासकों के सिक्कों पर गंगा और गरुड़ के चित्र तथा परम भागवत की उपाधि अंकित है, जिनसे उनके वैष्णव मत के अनुयायी होने की जानकारी मिलती है। योधेय शासकों के सिक्कों पर मोर और कार्तिकेय का चित्र अंकित है। कार्तिकेय उनका आराध्य देव था। सिक्कों से राजाओं द्वारा की जाने वाली विजयों की भी जानकारी मिलती है। महाराष्ट्र के जोगलथंबी से शक राजा नहपान के सिक्के मिले हैं, जिन्हें सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः अंकित कराया, जिससे सूचना मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक राजा नहपान को हराया था। इसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से यह पता चलता है कि उसने ये मुद्राएं शक शासकों पर विजय करने के उपलक्ष्य में चलाई थी। सिक्कों से शासकों की आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। कुषाण शासकों ने सोने के सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए, जो उनकी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के प्रतीक हैं। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्तों के बाद उत्तर गुप्त काल के तांबे और मिश्रित धातु के सिक्के उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति के परिचायक हैं। अधिकांश गणराज्यों योधेय, मालव और कुणिद के तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के प्रमाण मिले हैं। सिक्कों से विदेशी संबंधों की भी सूचना मिलती है। खुदाइयों से प्राचीन रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट है स्मारक और भवन। ये भी प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाइयों से अनेक स्थल मिले हैं और जिनसे इस सभ्यता की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। नालंदा और विक्रमशिला से जो खंडर प्राप्त हुए हैं, उनसे इन स्थलों की प्राचीनता और गरिमा का पता चलता है। तक्षशिला और मथुरा से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर गांधार और मथुरा मूर्तिकला के बारे में जानकारी मिलती है। सांची और भरूच स्तूप, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और बाघ गुफाएं तथा दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर शिल्पकला, मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जावा के बोरोबुदुर मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, बोर्निया का विष्णु मंदिर और मलाया का शिव मंदिर, इनसे विदेशी कला पर भारतीय प्रभाव और विदेशों में हिंदू सभ्यता और संस्कृति के प्रचार की सूचना मिलती है। डॉक्टर वी ए स्मिथ का कहना है कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए स्मारक और कलाकृतियाँ किसी भी प्रकार से प्राचीन ग्रंथों से कम मूल्यवान नहीं हैं। डॉक्टर आर सी मजूमदार ने कहा है, हमारे लिए साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा स्मारक प्राचीन भारतीयों की कला कुशलता के अमर साक्षी हैं और ये इतिहास के विभिन्न युगों के धन और वैभव की गवाही देते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं। प्रत्येक स्रोत का अपना अपना महत्व है। किसी एक स्रोत पर ज़्यादा जोर देने और दूसरे की उपेक्षा करके हम सही इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों का सही उपयोग करके ही हम सही इतिहास की रचना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, स्मारक और भवन। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।